वेलकम टू द CPC लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, आज हम सेक्शन 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टे ऑफ सूट्स के साथ डील करता है और इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम रेस सब जुडिस यूज़ किया जाता है। अब स्टे ऑफ सूट क्या है या रेस सब जुडिस से क्या मुराद है, हम इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक मिसाल ले लेते हैं कि A, B और C ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था X, Y और Z के साथ। ठीक है जी। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है X, Y, Z वायलेट कर देते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुर्तकब होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये X, Y, Z के ऊपर एक सूट फाइल कर देते हैं। ठीक है जी। अब जब ये सूट फाइल करते हैं तो इसकी प्रोसीडिंग चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, कुछ अरसे बाद एक और सूट इनके ख़िलाफ़ दायर कर देते हैं इसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, वो करते हैं जी, ये इन्होंने किया था मुल्तान में दावा दायर और ये कर देते हैं जी लाहौर के अंदर। ठीक है जी। तो X, Y, Z अदालत, लाहौर वाली जो अदालत है, उसको जाकर बताते हैं कि भाई हमारा मुल्तान में ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है इसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो लाहौर वाली अदालत क्या करती है, उस नए सूट को स्टे कर देती है, उसको रोक देती है कि भाई आपको तो मुल्तान में ऑलरेडी सूट चल रहा है, तो लाहौर में इसकी हम प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, हम इसको स्टे कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली स्टे ऑफ सूट। अब रेस सब जुडिस क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेस सब जुडिस, रेस लैटिन में कहा जाता है एनीथिंग, लेकिन लीगल जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो रेस से मुराद है सूट। ठीक है जी, या एनी केस ऑफ लॉ। सब से मुराद है बिफोर। ठीक है, बिफोर या अंडर। और जुडिस से मुराद है एनी लीगल फोरम। ठीक है जी, एनी लीगल फोरम। तो रेस सब जुडिस से मुराद है एनी सूट विच इज़ पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट और लीगल फोरम। ठीक है जी। तो रेस सब जुडिस भी इसी चीज़ के साथ डील करता है कि एक चीज़ ऑलरेडी बिफोर अ लीगल फोरम या किसी अदालत के सामने पेंडिंग पड़ी हुई है तो उसके ऊपर आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते। अब इस रेस सब जुडिस या स्टे ऑफ सूट का मकसद क्या है, तो भाई 3-4 इसके मकसद हैं CPC में इसको डालने के। सबसे पहली बात यह है कि जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन को कम से कम किया जाए, यानी एक लिटिगेशन के ऊपर ज़्यादा सूट्स ना फाइल हों। दूसरी बात यह है कि अदालतों के डिसीजंस में कोई कंट्राडिक्शंस नहीं आनी चाहिए, यानी मुल्तान में भी उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर एक सूट फाइल किया और उसी बात के ऊपर जनाबे वाला लाहौर में कर दिया, लाहौर वाली अदालत इसकी फेवर में दे दे और मुल्तान वाली इसकी फेवर में, तो एक ही बात के ऊपर दो अदालतों के डिफरेंट डिसीजंस आ गए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दूसरा इसका मकसद ये है कि भाई ABC ने जो X, Y, Z के ऊपर सूट फाइल किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ABC सिर्फ इनको जलील करने के लिए मुल्तान में भी दायर कर दें, लाहौर में भी दायर कर दें, कराची में भी दायर कर दें, तो डिफरेंट अदालतों में जो है इनके ऊपर सूट ही फाइल करते रहें। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है सेक्शन 10 का सहारा लिया जाता है। अब सेक्शन 10 क्या है, हम इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि भाई इनमें बेसिकली अपना इसके एसेंशियल्स क्या हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है रेस सब जुडिस अप्लाई होता है। अच्छा जी, आप भी बेयर एक्ट जो है अपना खोल लें। सेक्शन 10 कहता है स्टे ऑफ सूट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। अदालत किसी सूट का ट्रायल नहीं चला सकती, यानी सूट फाइल हो सकता है। अब देखें, इन्होंने मुल्तान में सूट फाइल किया था और फिर लाहौर में जाके कर दिया, तो ये लाहौर में सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 10 कहता है लाहौर वाली अदालत उसका ट्रायल नहीं चला सकती। ठीक है, इन विच द मैटर इन इशू इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, के एक सेम इशू है, उसके ऊपर पहले से ही एक दावा दायर किया गया है बिटवीन द सेम पार्टीज़ के दरमियान और बिटवीन पार्टीज़ अंडर वोम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग। अगर वो पार्टी सेम है या उनमें से कोई एक है, यानी B ने X, Y, Z के ख़िलाफ़ कर दिया या C ने X, Y, Z के ख़िलाफ़ कर दिया, अंडर द सेम टाइटल
सेम टाइटल के ऊपर, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सारे करें, या इनमें से कोई और जाकर करे, यानी ए बी सी ने मुल्तान में किया तो अकेला सी जाकर लाहौर में कर दे और सेम टाइटल सेम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो फिर भी ये बार्ड बाय लॉ है। ठीक है जी, सेक्शन 10 के मुताबिक। यानी ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों जाके करें, अगर सी अकेला भी जाता है या ए अकेला भी जाता है तो फिर भी वो अंडर सेक्शन 10 ही आएगा। ठीक है, वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम, ठीक है, या तो वो उसी अदालत में यानी मुल्तान में भी अगर दायर किया जाएगा फिर भी वो बार्ड बाय लॉ है। और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की किसी अदालत में, लाहौर में, कराची में, ठीक है, कहीं पर भी चले जाते हैं तो फिर भी सेक्शन 10 अप्लाई होगा। हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, यानी वो अदालत जो रिलीफ ग्रांट करने की जो है वो इंटाइटल्ड है, उसकी जुरिस्डिक्शन है। आप मुल्तान में इन्होंने सूट फाइल किया था और लाहौर की अदालत में गए हैं, लाहौर की अदालत अगर ये जुरिस्डिक्शन रखती है तो फिर वो सुन सकती है, अगर वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं रखती तो फिर इस मामले से पहले ही वो केस उठ जाएगा कि भाई अदालत को तो जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं है। ठीक है, अगर जुरिस्डिक्शन उसको हासिल है तो फिर अगली बात ये आएगी। ठीक है जी, यानी अगर वो सेम कोर्ट में फ़ाइल करें या किसी दूसरी कोर्ट में फ़ाइल करें, किसी ऐसी कोर्ट में जो उसकी जुरिस्डिक्शन रखती है, तो फिर सेक्शन 10 अप्लाई होगा कि वो जो नया सूट दायर किया गया है उसका ट्रायल रोक दिया जाएगा। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यानी कोई ऐसी अदालत जो पाकिस्तान से तो बाहर है, ठीक है, लेकिन वो बनाई गई है या चल रही है फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए, तो उस अदालत में भी दावा अगर दायर किया जा रहा है दूसरा तो फिर भी उसको रोका जा सकता है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रेक्ल्यूड द कोर्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि अगर मुल्क से बाहर एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर एक सूट चल रहा है और उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर पाकिस्तान में दावा दायर किया जा रहा है तो फिर ये जो है सेक्शन 10 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टे ऑफ सूट से मुराद ये है कि अगर सेम पार्टीज़ के दरमियान जो है एक सेम टाइटल के ऊपर एक सूट चल रहा है तो ये पार्टीज़ या इनका कोई दूसरा फरीक या इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, इसी टाइटल के ऊपर दूसरा दावा नहीं दायर अपना नहीं चला सकता, दायर हो सकता है लेकिन उसका ट्रायल नहीं चल सकता अनलेस के पिछले का फ़ैसला हो जाए। ठीक है, अगर पिछले का फ़ैसला हो गया तो फिर उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसमें जो चीज़ें हैं पढ़ने वाली वो इसके एसेंशियल्स नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सेम पार्टीज़ या उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यानी पार्टीज़ सेम हो, सेम टाइटल होना चाहिए यानी मलकियत सेम होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट फाइल किया गया है तो दूसरा सूट भी उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही हो। ठीक है, उसके बाद जो पिछली अदालत है जहाँ पर सूट फाइल किया गया है उसको भी जुरिस्डिक्शन हासिल होनी चाहिए, वो क्लेम जो है उसका रिलीफ ग्रांट करने की, और जो अगली अदालत है जिसमें नया सूट फाइल किया गया है तो उसको भी रिलीफ ग्रांट करने की जो है वो इख्तियार होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन हासिल होनी चाहिए। उसके बाद जनाबे वाला जो मैटर है वो पेंडिंग होना चाहिए, यानी जो पहली अदालत में ये जो सूट फाइल किया गया है ये पेंडिंग हो और ये जो है दायर कर दें। अगर इसका फैसला हो गया है तो फिर रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा, रेस जुडिकाटा में चला जाएगा। ठीक है जी, तो आज के सेक्शन 10 में हमने ये पढ़ा कि भाई जो अदालत है उसमें अगर एक सूट फाइल किया गया है सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, सेम टाइटल के ऊपर, सेम पार्टीज़ के दरमियान, और वो सूट अभी पेंडिंग है, चल रहा है, तो उसी अदालत में या किसी दूसरी अदालत में वो आप नया दावा जो है अगर दायर करेंगे तो उसका ट्रायल वो अदालत नहीं चला सकती, उसको वो सूट फ्रीज़ करना पड़ेगा, उसका स्टे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन 10 रेस सब जुडिस की समझ आ गई होगी। अगर फर्दर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ इशू आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।